हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर पीस ऑफ नॉलेज इन द जर्नी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ना जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया बच्चों, तो हमने उसमें सीखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कितना बड़ा है। उस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन से सब्जेक्ट मैटर को कवर करते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट फीचर्स कहें, कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या पिकुलरिटीज़ कहें, कौन कौन से हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टडी किया, उसका इम्पोर्टेंस कहाँ है? वाई वी आर स्टडिंग दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ते हैं? हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ डिराइव्ड बाय द ग्रीक वर्ड माइक्रो विच मीन्स स्मॉल। यानी व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट, जब हम इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं, स्मॉल यूनिट को स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, अबाउट द पर्टिकुलर फर्म्स कहें, पर्टिकुलर हाउस होल्ड कहें, पर्टिकुलर कमोडिटीज़ कहें, या इंडिविजुअल वेजेस के बारे में पढ़ें, या प्राइजेस के बारे में पढ़ें, या इनकम के बारे में पढ़ें, तो दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज़ वाई AP लर्नर एंड मयूरिस डॉब ने हमें क्या डेफिनेशन दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। हमने ये सब सीख लिया। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, हमने उसके हर एक थियरी को सिस्टमैटिकली समझा। बहुत से इकोनॉमिक वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स जो हैं, एनालिसिस जो हैं, हमने स्टडी किया। तो उसका इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है, क्यों ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स सी फ्यू सम पॉइंट्स विच विल शो यू कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर इकोनॉमी। नाउ फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस के पॉइंट हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट वन है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको नॉलेज देता है अबाउट द फ्री मार्केट इकोनॉमी। यानी आपकी मार्केट इकोनॉमी में फ्रीली वर्किंग कैसे होता है, दैट इज़ कम्प्लीटली शोन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिहेवियर पढ़ते हो, कंज्यूमर का भी, प्रोड्यूसर का भी, करेक्ट। अच्छा, जब हम कंज्यूमर की बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो हमने यूटिलिटी एनालिसिस से आपका स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यूटिलिटी एनालिसिस में जब कंज्यूमर सोचता है कि व्हेन आई विल डिराइव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आफ्टर कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, आई एम रेडी टू परचेज, मैं तब तक परचेज करूँगा। जब मुझे उसमें से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, मुझे मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलेगी, आई वोंट बाय इट, मैं नहीं परचेज करूँगा। यानी वो अपने डिसीशन में इन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, वो फ्री है। यानी एक कंज्यूमर सोचता है कि मैं क्या परचेज़ करूं, कितना परचेज़ करूं, उसके लिए जो मैं प्राइस पे कर रहा हूं, क्या वो प्रोडक्ट वो प्राइस डिज़र्व करता है। ये सब चीज़ें कैलकुलेशन हमारे ब्रेन में डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली चलती है। क्योंकि पर्सन जब भी कोई चीज़ परचेज़ करता है तो इंटरनली यानी सब्जेक्ट उससे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जब भी हम कोई कंजम्पशन करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हमारे पर्सनालिटीज़ पे अफेक्ट करते हैं। यानी हम बहुत सारे कैलकुलेशन माइंड में रखते हैं, लेकिन हम फ्री रहते हैं। जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा प्रेफरेंस है, जो हमारा चॉइस है, जो फैशन है, हम परचेज करते हैं। और सिमिलरली अगर हम सामने देखें तो जो प्रोड्यूसर है, ही इज़ आल्सो फ्री, देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी वो कुछ डिसीजन जब लेता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन डिस्ट्रीब्यूट, यानी इतने सारे डिसीजन लेता है और वो डिसीजन खुद लेता है। यानी हर मार्केट का अपना रिक्वायरमेंट है, हर मार्केट का अपना टेस्ट और प्रेफरेंस है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली खुद ही डिसीजन ले लेता है। यानी कंप्लीट फ्रीडम।
यानी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी हम थियरी पढ़ते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, फ्री वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, यानी फ्री मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हमें स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला इम्पॉर्टेंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें फ्री वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी सिखाने में मदद करता है कि किस तरह से मार्केट का जो पूरा मूवमेंट होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, किस तरह से फ्रीडम के साथ होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, यानी लेसस फेयर पॉलिसी होना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन। नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स, then what we have studied in the microeconomics, we have studied pricing यानी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, उसके साथ साथ फैक्टर की भी प्राइसिंग। बोथ प्राइसिंग वी हैव अंडरस्टूड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय द ओपन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी व्हेन द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम प्राइसेस डिटरमाइन हो जाती है। ये तो प्रोडक्ट प्राइसिंग हमने सीखा। इसी तरह से आगे चल के आप फैक्टर की भी प्राइसिंग सीखोगे कि जैसे लैंड है, उन्हें रेंट हम प्राइस देते हैं यानी रिवॉर्ड देते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। लेबर है, उनके लिए हम मिनिमम वेजेस डिटरमाइन करते हैं। कैपिटल है, उसके लिए इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। एंटरप्रेन्योर है, ही विल गेट द प्रॉफिट। तो ये जो भी हम प्राइस फैक्टर्स को भी देते हैं ना, दैट इज आल्सो डिटरमाइंड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दोज फैक्टर्स। तो इस तरह से आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें क्या सिखाता है बच्चों, प्राइस डिटर्मिनेशन। समझे बेटा, आपने पहला क्या देखा, फ्री वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, कि मार्केट फ्रीली कैसे काम करता है वो आपने सीख लिया। कंज्यूमर है, वो भी फ्रीडम के साथ है। आपका प्रोड्यूसर है, वो भी फ्रीडम के साथ काम करता है, यानी नो रिस्ट्रिक्शंस, यानी ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस प्रेशर नहीं है। आप अपने डिसीजन जो है रिगार्डिंग द मार्केट हो, रिगार्डिंग द प्रोडक्शन हो, रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन हो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, आप अच्छी तरह से ले सकते हो। और उसी तरह से प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है, किस तरह से डिटरमाइन करना है, और ऑटोमेटिकली प्राइस मैकेनिज्म जो है वो वर्कआउट करता है इकोनॉमी में व्हेन वी आर स्टडिंग सो मेनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी। जैसे आपने देखा कि जब डिमांड फोर्स जो है यानी डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो मार्केट में डिसाइड हो जाती है। यानी ये प्राइस को डिटरमाइन करने में, डिटरमाइन यानी डिसाइड करने में हेल्प करता है। क्लियर बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे। थर्ड है बिजनेस डिसीजन, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इंडिविजुअल स्टडीज़ को इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं, यानी हर एस्पेक्ट को प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं, समझते हैं उसके पॉजिटिव साइड्स, उनके लिमिटेशंस, हर चीज़ को हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे बिजनेसमैन जो है बहुत सारे डिसीजन इजीली ले सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि हमारे इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म। बराबर, हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म, यानी रिसोर्सेज को किस तरह से बेस्ट वे में एलोकेट करना है, किस तरह से रिसोर्सेज में से हमें मैक्सिमम आउटपुट जो है वो हमें प्रोड्यूस करना है ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो। प्रोड्यूसर यही सोचेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को लगता है कि व्हेन आई विल डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे, यानी बेटर पर्सन, बेटर रिसोर्सेज विल बी अपॉइंटेड एट द बेटर प्लेस एट द राइट टाइम, यानी राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। और रिसोर्सेज का भी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एफिशिएंट होना चाहिए, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। हर एक रिसोर्सेज को हम बेटर वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। जब इस तरह की स्टडीज़ हम देखते हैं तो कॉस्ट कम होने लगता है, और जब कॉस्ट कम होने लगता है तो प्रॉफिट बढ़ने लगता है। ओके, और प्लस उसके साथ साथ कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड होता है क्योंकि आपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली डाइवर्ट किया। इसके लिए हर जगह प्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो चल रहा है।
हर जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं, इनकम मिल रहा है और वही कंजम्पशन में फिर से रीस्पेंड हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमी में चाहिए। इसके लिए जब हम बात करते हैं कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत सारे डिसीजन लेता है। वो प्रोडक्शन पॉलिसी बनाता है, प्राइस पॉलिसी बनाता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर को वो स्टडी करता है। इन सब में उनका माइक्रो इकोनॉमिक्स उसे प्रॉपरली गाइड और हेल्प करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है यूजफुल टू गवर्नमेंट। अब ये जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट थियरीज जो हमने पढ़े, जो इंडिविजुअली स्टडी किए, तो हमने देखा कि हर थियरी, चाहे वो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, हमने डिमांड एनालिसिस देखा, हमने प्रोड्यूसर का बिहेवियर देखा, हर जगह हमने देखा कि ये जो थियरीज़ हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं, वो गवर्नमेंट के लिए बहुत यूज़फुल रोल प्ले करती हैं। क्योंकि हमारे यूटिलिटी के बेस पे गवर्नमेंट जो है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो प्रोग्रेस या हमारा टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो है उनको डिसाइड कर पाता है। जब भी हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जैसे मैंने कहा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हम फॉलो करते हैं, तो व्हाट वी डू, वी इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन रिच एंड लो टैक्सेस ऑन पुअर। बराबर क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इट इज़ वेरी हाई फॉर पुअर but it is very less for rich. So rich people they can easily afford the taxes, वो पे कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपका जो गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रिच ने पे किया ज़्यादा टैक्स, और वही टैक्स जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इट इज़ इंकर्ड फॉर द फेवर ऑफ पुअर पीपल। उनके लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं ताकि उनकी पॉवर्टी कम हो, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से हम जो इनकम और वेल्थ के बीच का इनइक्वालिटीज़ है वो भी गैप कम करते हैं। तो बहुत से माइक्रो के जो थियरीज़ हैं वो गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे टैक्सेशन पॉलिसी है, अब जहाँ पे कस्टमर की हैबिचुएटेड थिंग्स है, जहाँ एंटरटेनमेंट आता है, वहाँ पे वो ज़्यादा टैक्स इम्पोज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर जो है वो अपनी हैबिट छोड़ता नहीं है, वहाँ से इजीली जो है वो टैक्स पे कर देता है टैक्सेशन पॉलिसीज़ में। अच्छा, बेसिक जो नेसेसरी चीज़ें हैं उन पे गवर्नमेंट को मालूम है कि ये जो है बहुत इसेंशियल और बेसिक रिक्वायरमेंट है, उस पर टैक्स रिड्यूस करना है ताकि हमारे इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उस पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो टैक्स कम डालते हैं। लेकिन जो आपके लग्जरीज चीज़ें हैं उन पे हम टैक्स ज़्यादा डाल देते हैं, क्योंकि वो रिच अफोर्ड करता है। तो देखो कितना आपके टैक्सेशन पॉलिसी में आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियरीज आपको हेल्प करती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थियरीज़ हैं वो गवर्नमेंट के लिए बहुत यूज़फुल रोल प्ले करती हैं, यानी टैक्सेशन पॉलिसीज़ हो उनमें भी हेल्प करती हैं। अच्छा, पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसी जब गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं, हमने पढ़ा था कि ये जो लॉ ऑफ DMU है वो गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट बनाती है तो उसके माइंड में क्या रहता है, जहाँ ज़रूरत है उसके हिसाब से वो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को सेट किया जाए। जैसे हमने 11th लेवल में देखा था कि जब पॉवर्टी का प्रॉब्लम आता है उसके लिए गवर्नमेंट जनरल और स्पेसिफिक मेजर्स लेती है, अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए भी गवर्नमेंट मेजर्स लेती है। तो ऑल दीज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ के लिए गवर्नमेंट का ह्यूज एक्सपेंडिचर यूज़ होता है, क्योंकि टैक्सेशन से जो पब्लिक रेवेन्यू आता है, सेम पब्लिक रेवेन्यू को यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ताकि हमारी इकोनॉमी में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ इकोनॉमी में हम और ग्रो कर सकते हैं, जहाँ जहाँ इकोनॉमी में इनकम, अर्निंग, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। यानी इससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन हो जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्रॉपर किया, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज किया, हमारा कंजम्पशन बढ़ा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, हमारा ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ा।
इसके लिए इट प्ले अ वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट, यानी आपके टैक्सेशन पॉलिसी में सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी उसमें उसको सपोर्ट करता है, उन्हें गाइड करता है, और बहुत से प्राइस पॉलिसी को डिटरमाइन करते में भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। इसकी वजह से गवर्नमेंट जब प्राइस पॉलिसी डिटरमाइन करती है तो यू नो दैट कि व्हेन दे आर प्रोवाइडेड पब्लिक गुड्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, या डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स है, जब वो फेयर शॉप्स के थ्रू, राशनिंग शॉप के थ्रू देते हैं तो एट वेरी लो प्राइस या फ्री कॉस्ट टू द वेरी वीकर सेक्शन ऑफ अवर इकोनॉमी, बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ अवर इकोनॉमी, उनको प्रोवाइड करते हैं। या बहुत जगह सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्राइस पॉलिसी डिसाइड करने में भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ सब्सिडी दिया तो वहाँ ड्यूअल प्राइस आता है। जैसे शुगर, अगर राशनिंग प्राइस आपके शॉप के थ्रू मिला तो वो रीज़नेबल प्राइस पे होता है। और यू नो दैट कि कुछ जो येलो कार्ड होल्डर्स होते हैं, राशन कार्ड जिनके पास है, उनको फ्री में मिलता है। ऑरेंज वालों को भी लिमिटेड क्वांटिटी एज पर देयर फैमिली मेम्बर्स, वो भी फ्री में मिलता है। बट व्हेन द सेम आपका फूड ग्रेन्स, सेम शुगर व्हेन वी आर परचेसिंग फ्रॉम द मार्केट, वी हैव टू पे द हाई प्राइस फॉर दैट, हमें प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है जब इस तरह के प्रोग्राम्स को फॉलो करती है तो क्या हेल्प करता है बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। रूरल एरिया है तो उनसे आपको प्राइस ज़्यादा नहीं ले सकती, क्योंकि उनका अर्निंग कैपेसिटी कम है, उनका इनकम कम है, उनके पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो यू कैनॉट चार्ज अ हाई प्राइस। बट व्हेन सेम इट इज़ प्रोवाइडेड इन द अर्बन एरियाज, वहाँ पे आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी अच्छा है। तो इसके लिए ये डिफरेंसेस हमेशा गवर्नमेंट अपने माइंड में रखती है व्हेन दे डिटरमाइन द प्राइस फॉर पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सब चीज़ों में हमें क्या हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक थियोरी को हम इंडिपेंडेंटली देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेट है, ये पर्टिकुलर मार्केट है, ये पर्टिकुलर रीजन है, इसका ग्रोथ कैसा है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो किस तरह, ह्यूमन रिसोर्सेज एज हमने पढ़ा था जब हमने किया था कि पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स, जब हम उसको देखते हैं तो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज में पहला रिसोर्सेज आता है मैन, फिर मनी। पहले मैन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर मनी, फिर मटेरियल, फिर मशीनरी, फिर मेथड, फिर मार्केट। तो जब हम देखते हैं इन अलग अलग रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन हो तो हर एक पर्टिकुलर एरिया की स्टडी हम करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, then only that plan will be made by, that program will be prepared by the government। इसके लिए गवर्नमेंट के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके बेटा, यस। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। नाउ जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, बहुत सारी थियरीज आती हैं जिसमें हम बहुत से फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड थियरीज भी समझ जाते हैं। जिसे हमने देखा था कि जब हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है तो यूटिलिटी के बेसिस पे आप क्या डिसाइड करते हो? प्राइस डिसाइड करते हो, बराबर। जिनकी यूटिलिटी ज़्यादा, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा, आप हाई प्राइस हमेशा जो है वो चार्ज करते हो। या हम लोग देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने देखा था जिनकी डिमांड इज़ इन इलास्टिक, हमने देखा था इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था एक पॉइंट कि इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड की क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि फॉरेन ट्रेड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इंपोर्ट इज़ कंपल्सरी। जैसे हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट है जब हम इंडिया में देखते हैं तो उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ दोज रिसोर्सेज इज़ नॉट इनफ इन आवर इंडिया टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ आवर कंज्यूमर। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट पे एनी हाउ डिपेंड तो होना ही पड़ता है। अच्छा, यानी डिमांड इज़ इन इलास्टिक। जब डिमांड इज़ इन इलास्टिक तो हाई प्राइस हम उनकी पे करते हैं। तो देखो इस तरह से ये सब चीज़ें भी हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं।
और जिसकी वजह से कंसेप्ट कौन से पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आइदर फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है। अच्छा, फेवरेबल कब होता है, जब एक्सपोर्ट इज एक्सीड देन इम्पोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है लेकिन इम्पोर्ट कम किया, तो इसके लिए हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है, हमारा फेवरेबल है। लेकिन इंडिया में जब हम देखते हैं तो मोस्टली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल हो जाता है, क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे अनफेवरेबल या डेफिसिट हमारा जो है वो, या नेगेटिव अगर हम कहें तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें समझने में भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। अच्छा, उससे रिलेटेड कि इंटरनेशनल लेवल पे जब हम डील करते हैं तो हमें किस तरह से डिफरेंट गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड मिलेगा, किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, किस कंट्री के साथ किस प्रोडक्ट में डील करना चाहिए ताकि हमारा ट्रेडिंग बढ़े। तो ये सब समझने के लिए हर कंट्री का जो ट्रेंड है, हर कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है, हर कंट्री का जो स्पेशलाइजेशन है वो हमें समझना होगा, और वो समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। यानी हमें बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी डील करने के लिए फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, टैरिफ है, अब जिनके साथ हम अच्छे पार्टनर्स हैं, जिनके साथ हमारी अच्छी एग्रीमेंट है, उनके साथ हमारे टैरिफ रेट्स क्या होते हैं, बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडिंग के साथ हम रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन जिनके साथ बॉन्डिंग हमारी अच्छी नहीं होती है वहाँ पे हम लोग काफ़ी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है, ओवरऑल इन द वर्ल्ड मार्केट में होता है। तो इसके लिए इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ, टैरिफ यानी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ कोटा, कभी कभी कोटा भी फिक्स होता है कि आप इतने कोटा से ज़्यादा आप नहीं मंगा सकते। तो ऐसे बहुत सारे थियरीज़ हैं जो हम धीरे धीरे, अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे थियरीज सीखने वाले हैं जिसमें यू विल लर्न इट कि किस तरह से आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट थियरीज आपको फॉरेन ट्रेड के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझने में हेल्प करते हैं, यानी मदद करते हैं। तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ट्रेड, यानी जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको समझने में मदद करते हैं। एक्सचेंज रेट, यस, एक्सचेंज रेट कैसा होगा, क्योंकि हर देश का करेंसी अलग अलग होता है, और हर देश का जब हम करेंसी अलग अलग होता है तो उसका एक्सचेंज रेट, यानी करेंसी ऑफ वन कंट्री एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अदर करेंसी, जब हम एक्सचेंज करते हैं तो वो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है कि सपोज $1 ऑफ अमेरिका इज़ इक्विवेलेंट टू 75 रुपीज़ ऑफ इंडिया, तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, $1 इक्वल टू 75 रुपीज़। ओके, इसी तरह से जो एक्सचेंज रेट है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अलग अलग, क्योंकि हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है, किसी की पाउंड में है, किसी की यूरोस में है, किसी की द्राम्स में है। तो हर कंट्रीज़ के साथ अलग अलग एक्सचेंज रेट जब डिसाइड होता है तो वो भी यू विल सी दैट कि डिसाइड कैसे होता है। बहुत आसान होता है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जहाँ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंटरसेक्ट करता है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, एक्सचेंज रेट जो है यानी फॉरेक्स एक्सचेंज रेट यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये डिसाइड होता है मार्केट में। और उसको भी समझने में किसने मदद किया बच्चों, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स ने। लेकिन ये धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ हमने एक शुरुआत किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको कितनी मदद करती है, कितनी भी कॉम्प्लेक्स थियरीज हो उन्हें इजीली करके देती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी हर एक डिफ़िकल्ट चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो किसके पास है बच्चों, माइक्रो के पास है। फॉरेन ट्रेड तक, यानी हर कंट्री के बिहेवियर को, उनके ट्रेड को, उनके टेंडेंसीज़ को, उनके सिस्टम को, उनके मैकेनिज़्म को समझने में कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। क्लियर बेटा? अच्छा, इसमें इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ, टैरिफ यानी ड्यूटी।
जब हम वो लोग टैरिफ बढ़ा देंगे, ड्यूटीज़ बढ़ा देंगे, तो हम अपनी इंपोर्ट कम कर देंगे, हम अपनी डिमांड कम कर देंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो बढ़ जाती है, ये भी इफ़ेक्ट आता है। सम टाइम इम्पैक्ट ऑफ कोटा, उनका फ़र्क आता है, ये समझने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। देन गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब जितने भी मैं पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, ये सब आपको चैप्टर्स मिलेंगे TY के इकोनॉमिक्स में। यू विल सी दैट कि कैसे हर एक थियोरी जो है वो आपको हर एक स्टडी को ईज़िली समझने में मदद करेगा। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से पॉसिबल हुआ है कि कैसे एक इंडिविजुअल थियोरी जो है वो आपको हर एक कंट्री का बिहेवियर समझने में हेल्प करता है। तो ये सब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। आपको सिर्फ 2-3 लाइन में लिखना है, बट यू शुड नो इट कि ये हमारे लिए पॉसिबल किसने किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, यस। नेक्स्ट है 6th पॉइंट इज इकोनॉमिक वेलफेयर। अब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चार्ट को जब हमने डिवाइड किया था तो आपने देखा था पहला था प्रोडक्ट प्राइसिंग, बराबर, जो डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस में डिवाइड हुआ। सेकंड कैटेगरी था फैक्टर प्राइसिंग, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और थर्ड था थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक आपका जो है वो एफिशिएंसी मेंटेन करना है। यानी आपके इकोनॉमी में ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे इम्प्रूव हो, यानी एक कंज्यूमर जो है कैसे अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम एंजॉय करे विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर। किसने सिखाया, माइक्रो ने सिखाया कि हर कस्टमर कोई भी चीज़, आप देखो हमने ही पूरे कंज्यूमर बिहेवियर में सीखा कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो कब परचेस करते हैं बच्चों, जब आपको उसकी टेस्ट पसंद होगी, जब वो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, उसको रिपीट करते हैं, तभी हम परचेस करते हैं, तभी हम पेमेंट करते हैं। जब उसकी टेस्ट पसंद हो, जब वो प्रोडक्ट पसंद हो, जब वो डिज़ाइन पसंद हो, वो कलर मुझे पसंद हो, देन ओनली आई विल परचेज इट। तो हमारे परचेजिंग, हमारे कंजम्पशन के पीछे हमारा सेटिस्फैक्शन होता है, और उसके साथ साथ होता है कि हमारे बजट के साथ वो प्राइस भी सूट करनी चाहिए। अगर प्राइस हमें अच्छी लगी वी विल परचेज इट, प्राइस हमें बहुत सस्ती लगी वी विल परचेज इट इन बल्क क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में भी हम परचेज करते हैं। देखते हैं जब हम डिस्काउंट्स में, जब सेल वगैरह में जाते हैं कि कोई अच्छा सेल लगा हुआ है, डायरेक्टली हमको ऑफ़र मिल गया, आप देखते हो कि डिफरेंट ऐप्स पे आपको बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स पे, फंक्शंस पे आपको काफ़ी ऑफ़र्स और सेल के ऑफ़र्स मिलते हैं। और जैसे ही हमने देखा कि अरे वाह 30% 40% डिस्काउंट है, ऑफ़र अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, और उसके नीचे हम रेटिंग्स और व्यूज़ भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है यूज़ करने के बाद जो है उसका रिव्यू भी दे देते हैं। अब हमने रेटिंग देख लिया, हमने रिव्यूज़ देख लिया, हम सेटिस्फाइड हो गए, अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो जहाँ पे हमको 1 या 2 चीज़ चाहिए थी हमने 4 मंगा ली। तो ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड है, बजट को भी सूट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें एक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको सिखाती है, कंज्यूमर का बिहेवियर, साइमल्टेनियसली प्रोड्यूसर का बिहेवियर, कैसे मुझे कॉस्ट को कम करना है, कैसे मैं डायरेक्टली अपने कस्टमर तक पहुंच सकता हूं। इसके लिए आजकल तो हैवी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी बच जाता है, क्योंकि आजकल सोशल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, डायरेक्टली यू कैन रीच इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर थ्रू मोबाइल्स, आप पहुंच जाते हो। तो ये काफ़ी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया, कॉस्ट कटिंग हो गई। आप डायरेक्टली वो बेनिफिट किसको दो, कस्टमर को दो, क्योंकि कस्टमर खुश हो जाएगा, कस्टमर के लिए बहुत सस्ता प्राइस मिल जाएगा, तो कस्टमर की बाइंग बढ़ जाती है। एंड वंस ही सेटिस्फाइड, ऑटोमेटिकली माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा। तो इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ा, प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन बढ़ा तो वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करेगा, रिसोर्सेज ज़्यादा लेगा, ज़्यादा लोगों को जॉब देगा, ओवरऑल इनकम बढ़ेगी, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमिक बढ़ा ना। यानी आपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट किया,
यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी अच्छा किया और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हमने प्रॉपर किया। और ये सिखाता है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत इजीली हमें सिखा देता है। तो ये एक काफ़ी एडवांटेजेस है फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स विच हेल्प अस फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर द बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर एरिया में, आप किसी भी एरिया में जाओ, हम इवन डेजर्ट एरियाज़ में भी जाते हैं तो भी हमको मिनरल वाटर्स जो है वो मिल जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेफर्स हैं, स्नैक्स हैं, बिस्कुट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, हर चीज़ मिल जाती है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है, यानी प्रोडक्शन भी प्रॉपर है। उन्हें मालूम है ये कस्टमर की ज़रूरत है, प्रोड्यूसर को मालूम है ये मार्केट से, यानी प्रॉपर चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने मेंटेन कर दिया है। और कस्टमर भी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है, उसका भी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा और प्रोड्यूसर का भी प्रॉफिट लेवल ज़्यादा और सेल्स भी ज़्यादा। तो यही फ़ायदा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से हर मार्केट को, हर एरिया को प्रॉपरली स्टडी किया कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा ट्रेंड है, इस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का फैशन है, यहाँ के कस्टमर का इनकम पावर क्या है, इनका परचेजिंग पावर क्या है। बस उस हिसाब से प्रोडक्ट दो, वैसी क्वालिटी दो, देखो आपको ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक वेलफेयर इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। देखो जहाँ मेट्रोपोलिस सिटीज़ होती हैं वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का हर एक फैसिलिटीज़ मिलेगा, यानी आपको नॉर्मल रेलवेज़ भी मिलती हैं प्लस मेट्रोज़ भी आपको मिलती हैं, ये भी फ़ायदा मिलता है। और नॉट ओनली दैट, एयर जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो भी डेवलप होता है। नॉट ओनली दैट, रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है वो भी आपको वाइडर रोड्स मिल जाती है, लेंथ अच्छी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी ज़रूरत है। तो उसके लिए उन ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए आपको गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। वहाँ के रेलवेज़ पे भी यू विल सी दैट काफ़ी एस्केलेटर्स लगे हुए रहते हैं। क्यों? पॉपुलेशन ज़्यादा, जल्दी डाइवर्ट हो जाए। ओके, स्काई वॉक दे देते हैं ताकि पॉपुलेशन डाइवर्ट हो जाए। वाह है, क्योंकि इकोनॉमिक वेलफेयर है, उस पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने प्रॉपरली स्टडी किया है, जज किया है, तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको मिल रहा है बच्चों। तो इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक वेलफेयर करने में हेल्प करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब ऐसे प्रोग्राम पॉलिसीज़ बनाती है, रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करती है, तो ये सब चीज़ों को वो प्रॉपरली स्टडी करती है, एनालिसिस करती है, देन ओनली दे विल टेक द प्रॉपर एंड राइट डिसीजन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। यानी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, हम छोटे छोटे मॉडल बिल्डिंग्स, यानी एक मॉडल के फॉर्म में, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे हमने डिमांड एनालिसिस पढ़ा, हमने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा, हमने सप्लाई एनालिसिस पढ़ा। तो इसमें काफ़ी थियरीज़ जो है अगर हमने डायरेक्टली देखें तो कुछ कॉम्प्लेक्स थियरीज़ भी होती हैं, लेकिन इन मॉडल्स की वजह से, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से वो थियरी भी हमको सिंपल लगने लगती है, क्योंकि हम इजीली थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप उनके हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। तो हमें ओवरऑल थियरी क्या लगती है, बहुत इजी लगती है। हमने देखा क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। हर चीज़ को हमने स्टेप बाय स्टेप आगे हमने मूवमेंट किया, आगे बढ़े। तो जैसे मैंने कहा यूटिलिटी है, कहाँ से शुरुआत किया बच्चों, यूटिलिटी के टर्म से, कि इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। ओके, यहाँ से शुरुआत किया। फिर हमने देखा यूटिलिटी आखिर है क्या। उस यूटिलिटी, एक फीलिंग को, एक इमेजिनेशन के हमने बहुत सारे फीचर्स डेवलप किए। उसके बाद डिफरेंट उसके टाइप्स देखे। फिर दो कॉन्सेप्ट, आपके मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप हमने देखा। और उसके बाद हमने डेवलप किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ अजम्पशन। लेकिन लॉ होने के बाद, अजम्पशन समझने के बाद हमने देखा कि ये लॉ कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं भी होता है, यानी वहाँ पे हमने एक्सेप्शंस भी देखे बच्चों। लेकिन उसके बाद हमने लिमिटेशंस भी देखे। हर एक चीज़ को बहुत सिस्टमैटिकली समझा।
यानी जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं तो जनरली आप क्या देखोगे कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स की जो थियरीज़ हैं उसमें हमने इकोनॉमिक वेरिएबल्स की मदद से, कुछ टूल्स की मदद से, कुछ एनालिसिस की वजह से हमने काफ़ी अपने थियरीज़ को सिंपली, बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा। तो इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट थियरी को भी सिंपल बनाने में मदद करता है। बहुत आसान हो जाता है जब हम देश की बजट बनाते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, जब देश की बजट बनाते हैं, अब पूरे देश की बजट बनानी है, अब हर एक स्टेट का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। सबको तो सेम जो है वो हम सपोर्ट नहीं कर सकते, सबको तो सेम रिक्वायरमेंट नहीं होता है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक की अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया, उनके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ, उनके सर्विस सेक्टर का ग्रोथ, हाँ टोटली डिफरेंट होता है। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग अपनी बजट बनाते हैं तो उसमें हर एक स्टेट को हम फोकस करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट फिर हम बजट के जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली एलोकेट करते हैं। यानी एक बड़ी बजट बनाते समय भी हमने हर एक स्टेट को प्रॉपरली स्टडी किया कि गुजरात है उसको किस चीज़ की और ज़रूरत है और हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। महाराष्ट्र है, ये प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं, गुजरात है, ज़्यादातर प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट्स हैं, उनको और किसकी ज़रूरत है और कितने इंफ्रास्ट्रक्चर उनमें और ज़्यादा हमें डेवलप करना है। तो ये सब चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ये ऑब्ज़र्वेशन हमने किससे किया बच्चों? जब हमने हर एक स्टेट के मॉडल को अलग अलग स्टडी किया, हमने समझा उनको, तब ये डिसीजन ले पाते हैं। इसके लिए बहुत सारे हमने जो डिफ़िकल्ट जो थियरीज़ है ना उनको भी हमने इजी बना दिया है। किसकी मदद से? माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बहुत से थियरीज़ को इजी बनाने में, समझने में आपको हेल्प करती है और उन्हें समझने में क्या हम हमें मदद करते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे डिमांड एनालिसिस क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, कॉस्ट एनालिसिस क्या है, या सप्लाई एनालिसिस क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है, ये सब थियरीज़ जो हैं वो आपको समझने में मदद करती हैं। तो ये सब थियरीज़ आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपको पूरा उस पर्टिकुलर थियरी का नॉलेज आपको दे देते हैं। ओके बच्चों, तो ये इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है। जैसे हमने सर्कुलर फ्लो किया बच्चों। अब सर्कुलर फ्लो जो है वो हमने क्या देखा, एक तरफ हाउस होल्ड है, एक तरफ हमने क्या देखा, फर्म्स है। अब उनके बीच में हमने फ्लो देखा, तो एक मॉडल की तरफ, एक डायग्राम की तरह एक इमेजिन करवाया मैंने आपको कि किस तरह से हम 4 फैक्टर्स के ओनर्स हैं। हम फर्म्स को देते हैं, फर्म हमें क्या देता है, इनकम देता है। फर्म्स जो है इन चारों फैक्टर्स को यूज़ करके बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बना देता है, हमको देता है, हम भी उनकी प्राइस देते हैं। तो इस तरह से मैंने एक मॉडल, एक डायग्राम आपके सामने दिया। तो हमने ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम समझा। तो जनरली कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन उनको समझने में किसकी हेल्प लगती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स की, उनके वेरिएबल्स की, इन थियरीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बहुत से इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में, समझने में हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने ये 7 पॉइंट्स को डिस्कस किया, यानी जहाँ पे आपका जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। तो जनरली इसका भी जो आपको बोर्ड में जब ये आता है, आपसे पूछा जाता है, तो जनरली इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट आया यानी आपके 4 मार्क के लिए रिक्वायरमेंट होता है। यू कैन राइट एनी पॉइंट, 4 to 5 पॉइंट्स फ्रॉम दीज ऑल 7 पॉइंट्स। ओके बच्चों, और जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया इन अ वेरी सिंपल वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स। So yes, my dear students, if you like this video, do share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.